बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 शब्द विचार। एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। आ, जल, नमक, हा। तो उपरोक्त जो ध्वनि है समूह का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि आ एक वर्ण है ना, नल, न, ल, आ 4 वर्ण, जैसे चमक, च, अ, म, अ, क, अ 6 वर्ण और सात, स, अ, थ, अ 4 वर्ण। ठीक है। तो उपरोक्त ध्वनि समूह एक या अनेक वर्णों के संयोग से बने हैं। इनमें से प्रत्येक में निहित ध्वनि स्वयं में स्वतंत्र है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा के अनुसार चूंकि एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह है, अतः ये शब्द है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि शब्द के मूल में ध्वनि निहित होती है, परंतु ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब सारवान ध्वनि समूह कोई अर्थ दे तभी उसका महत्व होता है, अतः भाषा में सार्थक शब्दों का अत्यधिक महत्व है। यद्यपि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, तथापि कभी कभी निरर्थक शब्द भी जब अपना अर्थ व्यक्त करते हैं तो ये भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे मैं तो रोज की खिचखिच से तंग आ गया, कुछ चाय बाय है क्या। इन वाक्यों में खिचखिच से तात्पर्य कलह तथा बाय से तात्पर्य आदि अन्य वस्तुओं से है, अतः निरर्थक रूप लेकर भी इनमें भाव की सार्थकता है और ये वाक्य में स्थान पाकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। फिर आता है पद, जिसको हम फ्रांस कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तब वो स्वतंत्र नहीं रहता, अपितु व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तो इस स्थिति में वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। अब उदाहरण देखिए, गोपाल, पुस्तक, पढ़ना, ये तीनों शब्द हैं। अब गोपाल ने पुस्तक पढ़ी तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर उपरोक्त शब्दों का रूप बदल गया है ना। तो व्याकरण के नियमों में बनकर ये शब्द न होकर वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। ध्यान रखिए, शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होते। शब्दों का वर्गीकरण। भाषा विभिन्न स्रोतों से अपना शब्द भंडार भरती है। इसके लिए कुछ शब्द वो स्वयं बनाती है तथा कुछ शब्दों को विभिन्न शब्दों के मेल अथवा अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। इनमें कुछ शब्द प्रयोग के आधार पर एक ही अर्थ देते हैं, जबकि कुछ भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। ऐसे में भाषा इनका वर्गीकरण करती है। तो इस प्रकार स्रोत तथा अर्थ आदि को ध्यान में रखते हुए शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार माने गए हैं। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया अथवा उसका स्रोत क्या है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इसके वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को 5 भागों में बांटा जा सकता है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, है ना। अब तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो तत्सम शब्द का अर्थ है तत् अर्थात उसके सम अर्थात समा। तो संस्कृत के समान अपने मूल रूप के समान होने के कारण ही ये शब्द तत्सम कहलाते हैं। कुछ तत्सम शब्दों की सूचियां दी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, उच्च, अंकुर, पक्ष, शिखर, ऐश्वर्य, ऐसे नीचे है जिनको आप पढ़ेंगे। अब है तद्भव शब्द। तद का अर्थ है उससे, संस्कृत से, और भव का अर्थ है उत्पन्न हुए, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। तो तद्भव शब्द वे हैं जो मूलतः संस्कृत के थे, जिनका स्वरूप कुछ बदल गया है। इस प्रकार तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। अतः संस्कृत भाषा के जो शब्द रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काठ, घर, गृह, पत्र, पत्र, ग्राहक, गाहक, ग्राहक आदि आगे कुछ तद्भव शब्द तथा उनके रूपों की सूची दी जा रही है। देखिए यहाँ पे जीभ, जिह्वा, बादल, मेघ, अंधेरा, अंधकार। तो ये आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। देश शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, जो शब्द स्थान और परिस्थितियों के अनुसार देश में ही निर्मित कर लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आटा, घोड़ा, पेड़, चूहा, झाड़ू, लोटा आदि। विदेशी शब्द। हमारे देश में समय समय पर विदेशी जातियां आती रहती हैं, रही हैं, उनकी भाषाओं से बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं और ये शब्द विदेशी कहे जाते हैं, है ना। इनमें से कुछ शब्द तो हमारी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि ये कहना कठिन है कि वे विदेशी हैं। जैसे कोट, चाय, लालटेन, स्टेशन, अमरूद, कुली, कुर्ता, चाकू, कैंची आदि। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द निम्न प्रकार हैं। अरबी, गुनाह, फकीर, फरिश्ता, है ना, आप पढ़िए इनको।
शैतान, हज, मुसलमान ऐसे फारसी हैं, कालीन, अंगूर, किशमिश, चुकंदर, तुर्की, तोप, बंदूक, बारूद, फ्रांसीसी शब्द हैं, पुर्तगाली हैं, अंग्रेजी हैं, है ना, चीनी शब्द भी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, यूनानी और ग्रीक शब्द भी हैं। अब है संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, है ना, लाठी चार्ज, घड़ी साज, है ना, टिकट घर, इस तरह से। फिर है व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भाग किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पैर, घोड़ा, भर, मेज, नाक। रूढ़ शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा ये शब्द किसी अर्थ विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। यौगिक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे डाकघर, विद्यालय, सब्जी मंडी, वन रांच। योगारूढ़ जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर विशेष अर्थों का बोध हो, योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीरज, नीरज, है ना, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। ये शब्द एक फूल विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। जल में उत्पन्न होने वाला हर फूल नीरज नहीं होता। नीरज केवल कमल के फूल के प्रयोग में पाया जाता है ना। तो चारपाई, 4 पैरों वाली अर्थात खाट। 4 पैरों वाली प्रत्येक वस्तु चारपाई नहीं होती। ये शब्द केवल खाट के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जलद, बादल, चौपाया, जानवर आदि शब्द रूढ़ हो गए हैं, अतः मिलकर बनने व विशेष अर्थ के द्योतक होने से योगारूढ़ कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को प्रमुख 4 भेदों में वर्गीकृत किया गया, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, है ना। एकार्थी जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे मेज, पर्स, रोटी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा। अनेकार्थी जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जाता है ना, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे सोना, सोने को धातु, विशेष, सोने की क्रिया, कुल, वंश, परिवार सब मिलकर। तो कुल के भी कई मतलब हो गए, पत्र के भी कई मतलब हो गए और बल के भी कई मतलब हो गए। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द पूर्णतः समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थात अर्थगत अंतर रहता है। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे धनी, निर्धन, बुराई, भलाई, नर, नारी, मित्र, शत्रु आदि। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, तथा कुछ शब्द अपरिवर्तनीय ही रहते हैं, तो जैसे आज, शीघ्र, बाहर, भीतर, वहां आदि। ऐसे परिवर्तन को रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। कुछ शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, इस परिवर्तन को शब्दों में होने वाला विकार भी कहते हैं। ये विकार लिंग, वचन, कारक अथवा पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है, जैसे लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं, लड़का गाता है, लड़के को गाने दो, और वह आता है, वे आते हैं। तो विकारी शब्द निम्नलिखित 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार नहीं होता, है ना, चेंजेस नहीं होते, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे वह यहाँ आएगा, वे यहाँ आए थे, तुम धीरे धीरे चल रहे हो, समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।